हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैथ का एग्जाम जैसा भी गया, कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन साइंस खराब नहीं होना चाहिए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। और साइंस खराब ना हो इसके लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समूह, जिसमें कि आप अगर ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर का खत्म कर देंगे। दोस्तों, पूरे YouTube के इतिहास में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिससे कि इतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। ये मेरा बिल्कुल फास्ट वीडियो होगा। ये पूरा पूरा जो हम जो पढ़ाते हैं उस लेवल से बिल्कुल भिन्न होगा। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और कौन सा टीचर। मेरा जब आप मेन क्लास देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एक अलग फील होगा जिसमें आपको मजा आएगा। लेकिन यहां पर हमें एग्जाम को टारगेट लेकर मैं पढ़ा रहा हूं, तो एग्जाम रिलेटेड में आप मेरे पढ़ाई का क्वालिटी का अनुमान लगाने में शायद सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जब जितना डेप्थ और इतना कॉन्सेप्चुअल में पढ़ाता हूं जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और जब तक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेगा ना, तो वो एग्जाम में अच्छा नंबर कभी नहीं ला सकता। यही मैं सारे स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूं। अगर मैथ्स का पेपर जिनका भी खराब गया है, अगर वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते ना, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटता मेरे प्यारे बच्चों, और साल भर आप परेशान भी नहीं होते और आप आज टेंशन में भी नहीं होते। खैर कोई बात नहीं, साइंस की बात करेंगे और साइंस को बहुत अच्छे से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते, जितना फैला सकते हैं वो कीजिए, वो आपका काम है। आइए, बोला है ना, सबसे पहला क्वेश्चन आया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक लेकर आए हैं। अगर लाइट चैप्टर में अगर किसी बच्चों को दिक्कत होता है तो वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light travels from an optical rarer medium to optically denser medium, it is, पहला ऑप्शन में बोला इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, गोज अनडेविएटेड, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चार ऑप्शन है बच्चों। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर आपका आंसर खुद ही आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आंसर आप खुद दोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आंसर आप खुद दोगे। और किसी भी प्रकार का कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, आप उसका आंसर देने में सक्षम सक्षम मैं बना दूंगा, क्योंकि मैं जितना कॉन्सेप्ट बढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये मेरा रिटर्न करेंगे। आइए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्शन से अगर क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, तो रिफ्रैक्शन से जब हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा कम समय में, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन की पूरी कहानी क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो दो या दो से ज्यादा ऑप्टिकल मीडियम में होता है। जैसे यहां बोला रेयर ऑप्टिकल मीडियम और डेंसर ऑप्टिकल मीडियम। रिफ्रैक्शन की जो घटनाएं होते हैं, जब रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो वो मीडियम के सेपरेशन पे बेंड कर जाती है, सेपरेशन पॉइंट पे बेंड कर जाती है। जैसे ये पूरा एयर, इस पूरे बोर्ड को मान लेते हैं एयर। तो एयर भी हमारा एक ऑप्टिकल मीडियम है, वाटर भी हमारा एक ऑप्टिकल मीडियम है, ऑयल भी हमारा एक ऑप्टिकल मीडियम है, ग्लास भी हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल मीडियम है। लेकिन इस ऑप्टिकल मीडियम में ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए, जैसे एयर ले लिया और इसके अंदर हम लोगों ने वाटर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? वाटर। अब रेज ऑफ लाइट अगर बाई चांस मान लीजिए यहां से आया, इस सरफेस पे टकराया, और सरफेस के सामने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सरफेस के इस पे परपेंडिकुलर है, जिसे हम लोग नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरा परपेंडिकुलर आगे तक चला गया। लेकिन जब ये मेरा नॉर्मल है और ये ऐसे बेंड करेगा, और फिर दोबारा नॉर्मल हमारा एक यहाँ पे बनेगा, दो नॉर्मल होंगे, और ये जब इससे निकलेगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। इस चीज को सीखेंगे बहुत। सोर्स से आने वाले लाइट को, जैसे ये सन है, सूरज है, सोर्स से आने वाले लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्ट हो रहा है इस मीडियम में, रिफ्रैक्ट हुआ, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकल जाता है इसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इमर्जेंट रे, है ना। जो मीडियम से चला है, जिस मीडियम से चला वापस उसी मीडियम में जब रेज ऑफ लाइट निकल जाता है तो उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। जब रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे जो होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे की जब बात करेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है ना। और इसका स्नेल्स का नियम आता है कि साइन एंगल ऑफ आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर, ये कांस्टेंट देता है। ये कांस्टेंट देता है। इसका भी मीनिंग बताएंगे। इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ यही कहलाता है। ध्यान से, यहां से क्या क्या, पहले नॉर्मल, पहले नॉर्मल सारे जो आ रहा,
अब देखिए यहां पर एयर और वाटर के बीच में एयर कहलाएगा रेयर मीडियम, और अगर हम बात कर लेंगे वाटर और ऑयल के बीच में बात कर लेंगे, वाटर और ऑयल दोनों में ऑप्टिकल मीडियम है, वाटर भी ऑप्टिकल मीडियम है और ऑयल भी हमारा क्या है, ऑप्टिकल मीडियम है। अब आइए मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो जब एयर और वाटर में, एयर मेरा रेयर मीडियम होगा और वाटर हमारा डेंसर मीडियम होगा, इससे हमें यह पता चला कि वाटर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर के ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है। जैसे वाटर में एज कंपेयर टू एयर से पार्टिकल हमारा ज्यादा होता है। हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का कंपैरिजन तब कर पाते हैं जब दोनों मीडियम का डेंसिटी को पता कर पाते हैं। अगर हम एयर और वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कोई भी इंसान बोलेगा कि वाटर का डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर ज्यादा होता है, क्योंकि एयर का पार्टिकल ज्यादा हो, ये सबको पता है। तो एयर और वाटर में एयर मेरा रेयर मीडियम हो जाएगा, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। क्यों हुआ? क्योंकि वाटर का डेंसिटी एयर से ज्यादा है। जब भी आपको कोई दो मीडियम मिलेगा और उस दोनों मीडियम में जब कंपेयर करेंगे तो एक का डेंसिटी जो होगा दूसरे के डेंसिटी से कम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा उसे रेयर मीडियम बोलेंगे और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसे डेंसर मीडियम। बात यहां पे आता है वाटर और ऑयल की जब बात करते हैं तो बताइए वाटर और ऑयल का डेंसिटी किसका ज्यादा है? तो यहां पर बच्चों का कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है सो समझिए। हम जानते हैं कि अगर किसी पानी में तेल डालते हैं तो तेल तेल पानी के ऊपर तैरता है, और फ्लोटेशन के मेथड से हम जानते हैं कि जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर जाएगा। लेकिन वहां पर जब हम जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं उस डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी। अगर हम फ्लोटेशन की जब बात करेंगे तो फ्लोटेशन की जब बात करते हैं तो मास डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मास डेंसिटी की। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर अगर वाटर और ऑयल में डेंसिटी की बात करेंगे, अगर ऐसे वहां का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो ऑयल का डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर क्या होता है, कम होता है। तो ये मेरा रेयर हो जाएगा, ये डेंसर। जबकि यहां पे गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा क्योंकि जब ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी को हटाकर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है और ऑयल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। इसीलिए वाटर और ऑयल में कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा वाटर रेयर मीडियम और ऑयल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसर मीडियम। तो यहां पर जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा उस चीज को समझिएगा कि यहां पर हम जब भी बात करते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बच्चों? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका कम होगा वो रेयर मीडियम कहलाएगा और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डेंसर मीडियम बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब कहता है कि व्हेन रेंज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रेंज ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। क्या करेगा बच्चों? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। ये हो गया रेयर मीडियम और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आएगा। और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में निकलेगा तो ये रेंज ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगा बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। क्लियर हो गया तक? रेंज ऑफ लाइट अगर एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो ये वेंड क्यों करता है? ये भी समझने वाली बात है, बिल्कुल समझने वाली बात है। क्यों वेंड करता है? वेंड कर जाता है, वेंड कर जाता है, वेंड कर जाता है, क्यों भाई? जब रेंज ऑफ लाइट अगर एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है। क्या चेंज करता है? वेवलेंथ चेंज कर जाता है। दो चीजें होती है जब रेंज ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो उसमें दो चीजें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है कि इसका सन है तो सन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि किस सोर्स से वो निकला। अब वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, कि एक मीडियम में जा रहा है दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो क्या करेगा, किस मीडियम में क्या वेवलेंथ होगा। यानी मीडियम बदलने से वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स से निकलने वाले चीजों का डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से निकलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है तो क्यों चेंज करता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑल्सो चेंज, है ना?
तो रेज ऑफ लाइट का जो बेंड करने का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, वो बेंड इसलिए करता है क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, इसीलिए वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। अब मेरे बात को समझे, स्नेल्स का दूसरे लॉ से समझेंगे कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, ये था, बढ़ गया। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में आई बढ़ता उसी रेशियो में आर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं बच्चों, सी यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। इसे स्नेल्स ने बताया था, इसीलिए स्नेल्स लॉ इसका नाम रखा। दो तीन कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, दो तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट, अगर कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो आपको पता चल गया कि ये वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, और डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी इस पॉइंट पे स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों चेंज कर जाता है, इस स्पीड पे स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ये आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन आपको जो मेजर पॉइंट सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी सरफेस पे, किसी दूसरे मीडियम पे रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली आता है, तो क्या ये बेंड करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेज ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जाएगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का रेज ऑफ लाइट में डेविएशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार में से रेज ऑफ लाइट का डेविएशन नहीं होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछेगा, डेविएशन नहीं होगा तो क्या स्पीड ऑफ लाइट यहां पे और स्पीड ऑफ लाइट यहां पर दोनों सेम होगा? अब ये कॉन्सेप्चुअल है, जिसके पास दिमाग होगा वही लगा पाए। मैं बोल रहा हूं कि जब रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है, तो उसका स्पीड भी चेंज करता है, चेंज करेगा ही करेगा, वेवलेंथ भी चेंज करेगा, बट डेविएशन नहीं हो रहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। जब रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगा, तो इसका स्पीड चेंज करेगा, वेवलेंथ चेंज करेगा, बट डेविएशन नहीं होगा। कब? जब 90 डिग्री पे अगर वो जाता है तब। अब आते हैं हम लोग यहां पर से पूरा मतलब क्या बोलते हैं, जितना भी फेनोमेना वगैरह देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वगैरह, जो भी कहानियां, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होती है। आज मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस का जवाब देंगे बच्चों। आप लोग पहले जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। आप लोग जवाब दीजिए। व्हेन रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करता। जब एक ऑप्टिकल मीडियम से रेज ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रिफ्लेक्ट कब करता है? जब रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से जाता है वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये आपको पता होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल, साइन आई, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर, ये होता है लॉ, ठीक है ना। तो ये नहीं होता, ये पहला। गोज अनडेविएटेड, क्या अनडेविएटेड जाएगा? तो अनडेविएटेड कब जाएगा? जब 90 डिग्री होगा। लेकिन कोई ऐसा केस तो दिया नहीं है 90 डिग्री का, तो जनरल केस लेकर चलेंगे। विंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभी मैंने पढ़ा है ना कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो विंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग तैयार होइएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या है। The refractive index of a transparent medium is the ratio of a speed of light in a vacuum to the speed of light in a glass, air, water and the medium. दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसा रामबाण कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसमें अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा हो, तब भी आप सॉल्यूशन दे पाओ। क्या आप जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है। मेरा, ईमानदारी से मैं बोलो, मेरा लक्ष्य बस इतना है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं यार, उनकी परेशानी को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आइए। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, हमको पता है कि मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा और बहुत क्वेश्चन आसानी, लेकिन
आपको एक निंजा कॉन्सेप्ट यानी जिसको बोलते हैं रामबाण कॉन्सेप्ट, कि अगर वैसा चाहेंगे तो वो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो भी आप आंसर दे पाए, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन बच्चों, इंडेक्स से आपका मतलब यही समझ में आता होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो मेरा आंसर निकल गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मीडियम, मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन डी। क्या हो गया बच्चों मेरा? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, ग्लास भी एक प्रकार का मीडियम है, लेकिन ग्लास के साथ स्पेसिफाई नहीं किया गया। एयर भी एक मीडियम है, एयर के साथ स्पेसिफाई नहीं किया गया। ऐसा नहीं बोला गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, नहीं बोला गया स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। कॉन्सेप्ट क्लियर? वाटर नहीं बोला गया है ना, ये कॉन्सेप्ट आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन भी आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, ये मेरा डेफिनेशन होता है। अब आपको जो मैंने निंजा टेक्निक के बारे में बात किया तो मैंने ये बता रहा, देखिए आइए निंजा टेक्निक वाला क्वेश्चन ये है। जनरली ऐसे क्वेश्चन बच्चे रिमेंबर करके यानी याद करके नहीं रखते, याद करके नहीं रखते। आप होशियार है, आप याद नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं और कंफ्यूज करते हैं। लेकिन फिर भी हम कैसे कौन से निंजा टेक्निक, कौन सा रामबाण लगाएंगे जिससे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। अब लॉजिक लगाइए, सबसे पहले तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में वो भी होता है मीटर पर सेकेंड ही होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वो भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। ये हम आपको साइंटिफिकली बता रहे, मतलब अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहे। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम वो भी मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वो भी मीटर पर सेकेंड। होता कि नहीं होता? जब दोनों बराबर है तो यूनिट्स कट जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका नो यूनिट, यूनिट नहीं होता है, कट कर क्या हो जाएगा? वन, तो इसका यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस हो जाता है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, नो यूनिट्स। पहला कॉन्सेप्ट, पहला निंजा टेक्निक। अब आइए रामबाण। रामबाण क्या कहता है उसको समझिएगा। हमें नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ठीक है। अब आप ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से बात करेंगे, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर ये दे रहा है आपको मीटर पर सेकेंड, तो आपको इतना पता होगा कि स्पीड का जो यूनिट होता है ना वो मीटर पर सेकेंड होता है, ये पता है। तो स्पीड का जब यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वही कैसे हो सकता? नहीं हो सकता, तो यानी ये गलत है, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाइए, डायोप्टर आपको पता है किसका होता है? लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। डिग्री आपको पता है कि वो एंगल का होता है ना। आप कभी भी गलती से भी नहीं सुने होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिग्री आता नहीं आता, और डायोप्टर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा नहीं, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना भाई, एक लड़का का दो गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो सकता है, तुम लोग कर सकते हो, यहां पे नहीं होता है। अब सुनो मेरा, कहीं कहीं होता भी है, वो हम आगे हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप कंफर्म हो, आपको ये पता नहीं है डिग्री नहीं हो सकता है, तो भाई जो 19 कट गया तो जो बचा वही ना सही होगा। हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके लिए भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। रामबाण मेथड, भाई आपको कुछ नहीं आ रहा है क्या करोगे? दूसरे से पूछो, भाई 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 बता दो, भाई 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 नहीं, अरे आप निंजा टेक्निक लगा दो ना, क्योंकि वो भाई आप ही के भरोसे है। क्योंकि एग्जाम में सबसे खास बात होता है कि अगर आप चीटिंग करने के लिए सोचते हैं और जिससे आप पूछना चाहते, सही बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप जिससे आप पूछना चाहते हैं वो आपसे ज्यादा कमजोर है, इसीलिए आप खुद पे भरोसा कीजिए, दूसरों पे मत कीजिए। आप महर्षि आईआईटी और मेरे पे भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं आपको निंजा टेक्निक, रामबाण सब बता रहा हूं, हम टॉप कर सकते हैं, हम आपके लिए काम, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या हो जाएगा? नो यूनिट, यानी आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे? अगर 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 मेरे को चार ऑप्शन में दो भी पता चल जाए कि भाई ये दोनों तो इसका नहीं हो सकता है, जैसे पता चल गया मीटर पर सेकेंड डायोप्टर तो नहीं हो सकता है,
डिग्री और नो यूनिट्स में कंफ्यूजन, तो डिग्री तो एंगल का मेजरमेंट्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, नो यूनिट्स, इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। आप क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा दिए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब इज एन एंगल ऑफ 0 डिग्री बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस में एरर था, यहां पर देखना होगा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इज 0 डिग्री, इज 0 डिग्री। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि अगर बाय चांस मान लीजिए कि ये एंगल मतलब ये एंगल मतलब ये इंसिडेंट एंगल तो ये एंगल बनाएगा, लेकिन अगर कोई कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली आएगा, नॉर्मली जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे एंगल कमेगा, तो नॉर्मली आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। जो मैंने पढ़ाया कि अगर परपेंडिकुलर आता है, अगर रेज ऑफ लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, और इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहां पर रेज ऑफ लाइट बेंड नहीं करता, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए सही होगा। एंगल ऑफ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप समझिएगा थोड़ा सा। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंस इज। अब बताइए सबसे बड़ी बात क्या है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको पता होगा कि लेंस का पावर होता है, लेंस का क्या होता है, पावर। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखेंगे। लेंस का जो फॉर्मूला होता है पावर, अब पावर की पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इट इज द एकोमोडेशन पावर, मतलब लेंस कितना रेंज ऑफ लाइट को बेंड करता है वही उसका पावर कहलाता है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई क्या हो जाता है बच्चों, फोकल लेंथ हो जाता है, क्या हो जाता है, फोकल लेंथ हो जाता है। लेकिन जब इसको हम ये फोकल लेंथ क्या होता है मीटर में, जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये कितना हो जाता है बच्चों, 100 अपॉन एफ हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। चूंकि यहां पर ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में आया हुआ है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर कितना दिया, 2 डायोप्टर, कितना दिया प्यारे बच्चों, 2 डायोप्टर, ठीक है ना। और इट्स फोकल लेंथ, तो 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 100 अपॉन एफ। इसका फोकल लेंथ अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 100 बाई 2, तो 100 बाई 2 का होकर कट कर कितना जाएगा बच्चों, 5, ठीक है, सॉरी 50, कितना जाएगा 50। अब यहां पर टेंशन ये है कि ये -50 सेंटीमीटर है, 50 और प्लस 50 सेंटीमीटर है, -50 सेंटीमीटर है और प्लस 50 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी कंफ्यूजन है। अब यहां पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन में अगर हम उसको पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या देखिए, ये मेरा होता है, ये अगर हम ये बनाते हैं, ठीक है, और ये हम बनाएंगे तो इस ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड जाएगा पॉजिटिव, ये ऊपर साइड जाएगा पॉजिटिव, इसके इधर जाएगा निगेटिव, इसके इधर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये हमारा क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। जब हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, जब हम कौन सा लेंस बनाते हैं, क्या बोला, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मेरा कुछ ऐसा होता है, रेज ऑफ लाइट अगर जाता है ना, रेज ऑफ लाइट जाता है तो ये, सॉरी गलत रेज ऑफ लाइट डायग्राम बन गया मेरे प्यारे भाइयों। ये रेज ऑफ लाइट जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सब जाकर कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो जहां पे पॉइंट मिलता है उसी को ना बोलते हैं फोकस, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो ये पॉइंट होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो बना ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में है। अगर लेंस जब मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो तो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पॉजिटिव एफ होता है, और लेंस अगर कॉन्केव हो तो पावर जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस एफ होता है, ठीक है। और इसको समझेंगे, ये हमारा हो गया कनकेव लेंस, जितना भी रेज ऑफ लाइट जाएगा 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 जाएगा, ठीक है, गया सब इधर चला गया, सब इधर चला गया, सब इधर चला गया, ठीक है ना। सॉरी ये इधर चल जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इधर चल जाएगा, है आइए, ये रेज ऑफ लाइट आया ऐसे ऐसे ऐसे, सब यहां से इधर चल, ये वाला इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इधर आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां पर एक पॉइंट पर आके मिलेगा। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से इधर बना फोकल लेंथ,
तो वो क्या होता है बच्चों, निगेटिव। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, निगेटिव। इसलिए हमारा पॉजिटिव वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंस कौन सा दिया था बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस दिया। का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो हमारा निगेटिव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया चीजों को। चलिए, अच्छे से चीजों को समझना है, डिटेल्स में बातों को करना है, जिससे कि आपका कोई टेंशन ना हो। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता है, ये आप सबको पता है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमको पता है। ये ऐसे भी याद करने वाली चीज है। ग्लास नहीं यूज होता है, ठीक है, ग्लास यूज होता है, वाटर भी यूज होता है, प्लास्टिक की क्ले नहीं यूज होता है, मतलब मिट्टी का यूज नहीं करते हम लोग लेंस को बनाने के लिए। ये सिंपल सा लॉजिक था। द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन्फिनिटी वेरिएबल कांस्टेंट। अभी मैंने बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अभी मैंने बताया कि जब इमर्जेंट रे जो निकलता है वो इंसिडेंट रे का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा आपका। ठीक है। The point of the principal axis of a lens through which is a light passes undeviated is called optical center. Optical center एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे रेज ऑफ लाइट बिना मतलब अभी पढ़ाए थे ना कि 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, इसलिए वो बिना डेविएटेड क्रॉस कर जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड टू अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइन एट द डबल फोकस। यहाँ पर जब बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर नहीं, ट्वाइस द फोकल लेंथ के डबल पे। लेकिन चारों ऑप्शन देखिएगा, इंफिनिटी पे पॉसिबल नहीं है। एट द फोकस, फोकस पे रहता है तो इंफिनिटी पे इमेज बनता है। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये भी नहीं है, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ की दुगनी दूरी, दैट इज कॉल्ड सेंटर। और सेंटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वहां पर इमेज क्या बनता है, इक्वल साइज का बनता है। तो ये आज का रहा 10 क्वेश्चंस। आई होप अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, फायदेमंद रहा होगा, तो हम आपके लिए शाम में 7:05 में हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। थैंक यू, जय जय भारत।